नमस्कार दोस्तों। आजकल लाइफस्टाइल की वजह से स्ट्रेस बढ़ रहा है और स्ट्रेस बढ़ने के साथ साथ हार्ट डिजीज बढ़ रही हैं। इसीलिए इस हफ्ते दिल की बीमारी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नवदीप सिंह सिद्धू। सर, आपका शो में स्वागत है। नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर नवदीप सिंह सिद्धू है और मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, हार्ट का सुपर स्पेशलिस्ट जिसे हम आम भाषा में कहते हैं। अगर हम देखें आमतौर पर सोसाइटी में दिल की बीमारी कितनी कॉमन है और किनको होती है सर? देखिए, अगर हम डाटा को देखें तो जो दिल की बीमारियां हैं, स्पेशली इनमें जो सबसे घातक है और सबसे कॉमन है वो हार्ट अटैक है, जिसे हम टेक्निकली मायोकार्डियल इन्फेक्शन या MI भी कहते हैं। तो वो जो बीमारी है वो तकरीबन, अगर हम पूरे वर्ल्ड का डाटा भी देखें तो अंदाजन जो 1/3 ऑफ द टोटल डेथ्स है, जो 1/3 मौतें हैं अडल्ट इंसानों में, वो उसकी वजह से होती हैं। अगर हम इंडिया का डाटा देखें तो इंडिया में भी अंदाजन 26 से 28%, ऑलमोस्ट रफली 1/3 जो डेथ्स हैं वो हार्ट अटैक की वजह से होती है। दिल का दौरा यानी सर? हाँ, दिल का दौरा, या तो हार्ट अटैक या उससे आने वाली जो कॉम्प्लिकेशन आती हैं, तो उनकी वजह से अंदाजन 1/3 जो मौतें होती हैं। हार्ट अटैक होने के सर कोई रिस्क फैक्टर होते हैं? हार्ट अटैक होने के कई रिस्क फैक्टर होते हैं, जिनमें सबसे जो कॉमन है और प्रमुख है, एक तो हाइपरटेंशन यानी कि BP का बढ़ना। हाइपरटेंशन को एक साइलेंट किलर कहते हैं। साइलेंट किलर इसीलिए कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि ये आपको बता कर आएगा कि मैं आप में आ गया हूँ या आपका BP बढ़ने लग गया है। तो कई बार पेशेंट को सालों तक कोई लक्षण नहीं आते, तो सालों तक लक्षण ना आके बट वो अंदर ही अंदर वो डैमेज करता रहता है। BP अंदर ही अंदर वो आपके हार्ट को भी डैमेज करता रहेगा, आपकी किडनी को भी डैमेज करता रहेगा, आपके ब्रेन पे भी असर आएगा, आपके आईज़ पे भी असर आएगा। तो धीरे धीरे जब वो लंबे टाइम तक, कई सालों तक वो अंदर वो सिलसिला चलता रहता है, तो आगे जाकर उसकी कॉम्प्लिकेशन हमारे सामने आती हैं। तो एक तो हाइपरटेंशन सबसे बड़ा कारण है। दूसरा जो है शुगर की बीमारी, डायबिटीज़ हम कहते हैं, उसका भी हमारे देश में भी और वर्ल्ड में भी जो है, जो डायबिटिक है उसका बढ़ रही है बीमारी। वो इसीलिए बढ़ रही है कि हमारा जो खाना पीना हेल्दी नहीं रहा है, ओबेसिटी या मोटापा आजकल ज़्यादा हो रहा है, उसकी वजह से डायबिटीज़ बढ़ रही है। डायबिटीज़ के बिना जो हाई लेवल ऑफ जो कोलेस्ट्रॉल है, हम कहते हैं खून का गाढ़ा होना, वो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, खून में चर्बी बढ़ना, वो बढ़ने की वजह से हो जाती है। जो चौथा प्रमुख कारण है वो स्मोकिंग है। जो इंसान अपना बीड़ी सिगरेट वगैरह पीते हैं या तंबाकू का सेवन करते हैं, उनमें भी हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा है। ये प्रमुख 4 कारण हैं। इनके बिना कुछ और कारण भी होते हैं, जैसे किसी की फैमिली में अगर है तो वो जेनेटिक भी कई बार हो जाता है। किसी की फैमिली में, स्पेशली अगर यंग एज में किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो उसके फैमिली में भी हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे ही तो कई बार जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। तो कई बार जो है स्ट्रेस भी इसका एक प्रमुख कारण है, जो स्ट्रेस रिलेटेड भी हार्ट अटैक वाले इवेंट्स हो सकते हैं। अगर किसी को अगर हार्ट अटैक पड़ रहा होता है या फिर हो रहा होता है तो सर उस टाइम सिम्टम्स क्या रहते हैं? हार्ट अटैक का जो सबसे कॉमन लक्षण है वो आपकी छाती में दर्द होना है। वो जरूरी नहीं कि वो दर्द ही हो, वो कई बार उसको पेशेंट को जलन भी लग सकती है, उसको हैवीनेस भी लग सकती है, जकड़न भी लग सकती है, उसको घुटन भी लग सकती है। कई बार आपकी छाती में नहीं, आपके गले में घुटन लग सकती है। कई बार ये भी होता है कि आपको बैठे बैठे इतना नहीं होता, बट आप थोड़ा सा भी चलते हो, स्पेशली अगर आप चढ़ाई में चढ़ते हो जैसे हिली एरियाज में है, तो उस टाइम भी आपको जकड़न या कोई दर्द वगैरह हो सकता है। तो और जगह अगर हार्ट अटैक होता है तो यूजुअली पेशेंट को बैठे बैठे में ज़्यादा दिक्कत होती है, बैठे बैठे सारी दिक्कतें हो सकती है। तो जलन या दर्द के साथ साथ उसको पसीना आ सकता है, पेशेंट का एकदम से सांस लेने में मुश्किल हो सकती है पेशेंट को, कई बार उसको चक्कर वगैरह भी आ जाता है, कई बार वो अपना गिर भी सकता है, बेहोश भी हो सकता है। सर, अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक वाले सिम्टम्स आ रहे होते हैं या फिर हार्ट अटैक को चेक करना होता है तो सर टेस्ट क्या किए जाते हैं सर? उसके लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि किसी डॉक्टर को या पैरामेडिकल स्टाफ को जिनको इस फील्ड में एक्सपीरियंस हो, उनको एक बार कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि बहुत कॉमनली हम देखते हैं, हम डेली हम ये देखते हैं कि पेशेंट को लगता है कि मेरे को कुछ हो रहा है, तो हम पहले उसको गैस्ट्रिक सोचते हैं कि एसिडिटी हो गई है, मैंने कल कुछ बाहर से खाया था या मेरा पेट ठीक नहीं चल रहा, तो मैं गैस्ट्रिक की गोली ले लेता हूँ, मिस कर देते हैं या इंजेक्शन लगवा लेता हूँ। तो ऐसे हम बहुत कॉमनली मिस करते हैं। तो ये जो ओवर द काउंटर मेडिसिन लेने वाला ट्रेंड है हमारे देश में, वो भी इसके लिए थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल है। तो भी अगर हमको कुछ सिम्टम्स लगते हैं जो हार्ट अटैक भी हो सकते हैं, तो एक बार हमको किसी डॉक्टरी
कंसल्टेशन लेनी बहुत ज़रूरी है। तो सर यानी कि पेशेंट अगर आता है हार्ट पेन है और ईसीजी में कुछ ऐसी फाइंडिंग मिल रही है कि हार्ट अटैक हुआ है या ट्रोपोनिन वगैरह बढ़े हुए हैं, तो सर ऐसे पेशेंट्स को आप फिर आगे मैनेज कैसे करते हैं सर? उनका ये होता है, पहले तो जो बेसिक टेस्ट ये ईसीजी हो गया, ट्रोपोनिन हो गया, बट अगर हमको हार्ट अटैक ईसीजी के बेस पे लग रहा है तो हम ट्रोपोनिन के रिजल्ट वेट नहीं करते, बिकॉज उसमें प्रोसेसिंग में कई बार 1.5-2 घंटे भी लग जाते हैं। तो हम ईसीजी के और पेशेंट की कंडीशन देखकर ही हम हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। उसमें मेनली ये 2 बातें होती हैं। एक तो अगर ईसीजी में ऐसा हार्ट अटैक भी होता है कि वो हमको इंडिकेट करता है कि नाड़ी पूरी बंद है, उसको हम बोलते हैं एसटी एलिवेशन, एमआई स्टेमी कहते हैं। तो उसमें इमीडिएटली वो नाड़ी को खोलने की ज़रूरत होती है। नस ब्लॉक होती है सर? हाँ, नस ब्लॉक होती है। जो नस है वो 100% ब्लॉक होती है आमतौर पे स्टेमी में, जो एक कैटेगरी है। तो उसमें यूजुअली हम जो है इमीडिएटली हमको एज अर्ली एज पॉसिबल वो जो नस है उसको खोलने की ज़रूरत है। अब उसको खोलने के 2 तरीके हैं। एक तो होता है कि सीधा हम पेशेंट को कैथ लैब में लेकर जाएं, जहाँ पे हम यूजुअली ऑपरेशन करते हैं, हम एंजियोग्राफी करके देखते हैं। वो नस अगर 100% बंद है तो उसको इमीडिएटली खोलने की ज़रूरत है हार्ट अटैक वाले केस में, बिकॉज वो डैमेज कर रही है हार्ट को। तो वो आमतौर पे उसको खोल के स्टेंट भी डालना पड़ता है। अगर जो कैथ लैब फैसिलिटी है वो ईजिली अवेलेबल नहीं है या वहाँ तक पहुँचने में आपको टाइम लग रहा है, तो ब्लॉक हुई है उसको खोलने के लिए खून पतले वाले इंजेक्शन भी दे सकते हैं। थ्रोम्बोलाइसिस। हाँ, उसको हम थ्रोम्बोलाइसिस या फिर फिब्रिनोलाइसिस भी कहते हैं। वो भी काफ़ी इजीली अवेलेबल है और वो अगर मतलब विदिन अ टाइम फ्रेम दिए जाए, जैसे वो स्टार्टिंग वाले 2-3 घंटों में दिए जाए, तो उनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। तो यानी कि सर स्टार्टिंग में अगर आता है मरीज तो कोशिश रहती है कि नस खोल दी जाए, या नस खोल दी जाए। जो दूसरी हार्ट अटैक की कैटेगरी जिसमें नस पूरी ब्लॉक नहीं होती बट उसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक है, जैसे 80-90% होती है बट 100% नहीं होती, तो ऐसे केसेस में भी हम यूजुअली तो हाथों पेशेंट को एडमिट करते हैं। तो वैसे पेशेंट में हम जो खून पतले वाली दवाइयाँ हैं, जैसे एस्पिरिन वगैरह है या और खून पतले वाली दवाइयाँ हैं, साथ में जो कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाइयाँ हैं, खून पतले वाले इंजेक्शन है, जैसे हेपेरिन काफ़ी कॉमनली यूज्ड इंजेक्शन है, हम वो शुरू करते हैं। पेशेंट को एडमिट करते हैं, साथ में पेशेंट के फर्दर टेस्ट जैसे कि इकोकार्डियोग्राफी, हार्ट का अल्ट्रासाउंड वो भी करते हैं। फिर पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से उसकी एंजियोग्राफी या तो इमीडिएटली भी कई बार करनी पड़ती है अगर पेशेंट का मेडिसिन से भी सेटल नहीं हो रहा, या फिर 1-2 दिन वेट ऑफ करके भी हम उसकी एंजियोग्राफी कर सकते हैं, जिसमें क्लियर हो जाता है किसी नस में ब्लॉकेज है या नहीं है। अगर वो है तो कितने % है, उसमें स्टेंट डालना है या मेडिसिन से काम चलता रहेगा। सर अगर कोई मरीज को सिम्टम्स हुए और 2-3 घंटे के भीतर ही पहुंच जाता है अस्पताल में जहाँ की कार्डियोलॉजिस्ट भी अवेलेबल है और नस खोल दी जाती है, तो कितने % केसेस में सर बिल्कुल फुल रिकवरी जाती है सर? उसमें यह है, हार्ट अटैक में हम यूजुअली बोलते हैं टाइम इज मसल। तो अगर आपने स्टार्टिंग के 2-3 घंटों में आपने उसकी नस खोल दी, चाहे वो अपने स्टेंट से खोली है चाहे वो दवाइयों से खोली है, तो उसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं। तो उसमें यह कि पेशेंट जो है ऑलमोस्ट एज गुड एज नॉर्मल हो जाता है, एक्सेप्ट फॉर ये कि 2 से 5% में कई बार कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, हार्ट अटैक की भी आ जाती है। हम जो ऑपरेशन करते होते हैं, स्टेंट डालने वाले होते हैं, उसमें भी थोड़ा कई बार कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, बिकॉज आप ऑपरेशन उस पर कर रहे हो जिसको ऑलरेडी हार्ट अटैक चल रहा है। यानी सर मोर देन 90% केसेस में बिल्कुल ठीक, 90 to 95% ऑफ द केसेस के बहुत अच्छे रिजल्ट है अगर ये टाइमली मैनर में ट्रीटमेंट हो जाए। सर मेरा अगला क्वेश्चन वही रहेगा आपसे कि जिन हार्ट अटैक में कुछ कॉम्प्लिकेशन मिल सकते हैं बाद में, सर वो क्या क्या रहेंगे सर? उसमें कॉम्प्लिकेशन में सबसे बड़ा तो जैसे हमने पहले जिक्र किया कि अगर अनफॉर्चुनेटली किसी भी कारण से हार्ट अटैक का जो ट्रीटमेंट है वो टाइमली नहीं हो पाया, तो कई बार तो क्या होता है पेशेंट हॉस्पिटल पहुंच ही नहीं पाता, उसमें एरिथमियाज हो जाते हैं। एरिथमियाज ये कि हमारी हार्ट बीट जो है उसकी वो डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो कई बार एरिथमियाज कुछ ऐसे भी होते हैं जो जानलेवा हो सकते हैं, तो पेशेंट के लिए घातक हो सकते हैं, जिनको हम कहते हैं VT-VF, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो उनसे भी कई बार पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो इवन US का डाटा ये शो करता है कि ऑलमोस्ट 20 से 25% पेशेंट जो हार्ट अटैक वाले हैं वो अस्पताल आने से पहले ही डेथ हो जाती है, जिनसे सबसे कॉमन कारण ये है कि हार्ट की जो धड़कन की अबनॉर्मेलिटीज VT-VF। तो ये सबसे एक बड़ी कॉम्प्लिकेशन है जो आउट ऑफ द हॉस्पिटल भी हो सकती है। फिर हॉस्पिटल आने के बाद वही कि अगर पेशेंट टाइम से नहीं आया तो हार्ट के वीक होने के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं, बिकॉज जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा जो हार्ट की मसल है वो डेड होती जाएगी। एक बार वो डेड हो गई तो वो पूरी तरह वो रिकवर नहीं होती, जितना आप टाइम ज़्यादा लगाओगे उतना ही उसकी ज़्यादा मात्रा में डेड होती जाएगी। अगर वो ज़्यादा डेड होती जाएगी तो हार्ट की पंपिंग वीक होती है, तो हार्ट की पंपिंग वीक होने की वजह से आपका आगे जाकर हार्ट फेलियर होने का डर होता है।
सर जैसे कोई मरीज है, उसको हार्ट अटैक हुआ, आपने उसकी नस भी खोल ली है, वो ठीक भी हो गया मरीज, तो सर ऐसे जो मरीज इनको हार्ट डिजीज है उनको दवाइयाँ भी चलती होंगी, अगर चलती हैं तो सर कब तक चलती हैं सर? देखिए, जिसको एक बार हार्ट अटैक हो गया वो हमको समझना चाहिए उसको दूसरी बार भी हार्ट अटैक हो सकता है, और वो पेशेंट अगर अपनी मेडिसिन नहीं लेगा, परहेज नहीं रखेगा, तो उसको दोबारा हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज उसकी बॉडी ही ऐसी है, उसको एक बार हुआ तो वो दूसरी बार भी हो सकता है। इसलिए जिसको हार्ट अटैक हुआ है, चाहे उसके स्टेंट डला है या नहीं डला है, उसको हार्ट की मेडिसिन ज़िंदगी भर लेनी पड़ती है। जो दवाइयाँ लिख के दिन खानी पड़ेगी वो खानी पड़ती है। यूजुअली स्टार्टिंग में जो मेडिसिन है वो ज़्यादा होती है, धीरे धीरे हम उस मेडिसिन को कम कर लेते हैं, बिकॉज आजकल कम्बिनेशन वाली मेडिसिन भी आने लगी है जिसमें एक कैप्सूल में तो 3-3 सॉल्ट भी होते हैं, तो धीरे धीरे हम उस मेडिसिन को कम कर सकते हैं। बट ये कि मेडिसिन कुछ ना कुछ उसको लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है। दवा और फॉलो मेंटेन करना पड़ेगा सर। दवा जो है फॉलो अप, और साथ में अपना परहेज, अपना हेल्दी लाइफस्टाइल जो है, अगर साथ में उसको बीपी वगैरह है, शुगर वगैरह है, कोलेस्ट्रॉल है, तो वो कंट्रोल में रखने हैं। अगर स्मोकिंग वगैरह या तंबाकू का सेवन है तो वो बंद करना है। तो वो सारा कुछ लेकर चलेगा तो पेशेंट ठीक रहता है। सर अभी हम देख रहे हैं कुछ सालों से कि काफी यंग लोगों को भी हार्ट अटैक हो रहा है सर। सर कुछ बताएंगे इस बारे में सर? देखिए, जो यंग बंदों का आपने भी सुना होगा, कैसे सेलिब्रिटीज़ में भी कईयों में ऐसे हुआ है कि सडनली डेथ हुई है, उसको हम टेक्निकली जो हमारी भाषा में कहते हैं वो सडन कार्डिक डेथ जो है वो एक अप्रोप्रिएट टर्म है उसके लिए। आगे सडन कार्डिक डेथ के कई कारण होते हैं जिनमें हार्ट अटैक भी बहुत बड़ा कारण है, बट सडन कार्डिक डेथ जो होती हैं वो सारी हार्ट अटैक से नहीं होती। उसमें कुछ जो है हमारे हार्ट की मसल की प्रॉब्लम्स भी होती हैं, कुछ हमारे हार्ट की जो धड़कन की प्रॉब्लम्स होती है, एरिथमियाज कहते हैं हम, क्योंकि हमारे हार्ट में भी इलेक्ट्रिकल चैनल होते हैं, छोटे छोटे आयन चैनल्स हम उनको कहते हैं। तो आयन चैनल्स की अबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से भी कई बार किसी की धड़कन एकदम से तेज होकर फिर रुक जाती है। ऐसे ही जो हमारे हार्ट की मसल की बीमारियां हैं जिसमें HCM हम कहते हैं, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, तो उसमें भी ऐसे एरिथमियाज होने के डर होता है। तो ये एक मतलब सब कैटेगरी है, एरिथमियाज जो है वो भी सडन कार्डिक डेथ से प्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा जो सडन कार्डिक डेथ का जो कॉमन कारण है वो है हार्ट अटैक, बिकॉज हार्ट अटैक में भी एकदम से हार्ट अटैक हुआ तो एरिथमिया की जो हार्ट की धड़कन की प्रॉब्लम हुई और पेशेंट की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है। इसमें सबसे बड़ा कारण तो यही जो हमने ऑलरेडी जिक्र किया, 4-5 कारण ये हैं, बट जो आजकल देखने में आया वो हमारे लाइफस्टाइल के साथ भी रिलेटेड है। जो आजकल कुछ मतलब सिटीज़ में या कुछ फास्ट पेस लाइफ में ऐसा होता है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है बंदे के पास, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस है, चाहे वो मेंटल स्ट्रेस है। दूसरा ये कि जो आपका शेड्यूल है, आपका रेस्ट करने का शेड्यूल है, आपका जो मतलब 7-8 घंटे की आपको स्लीप चाहिए, प्रॉपर टाइम पे चाहिए, आप उस चीज़ का ध्यान नहीं रख पाते, आप अपने हेल्दी खाने का ध्यान नहीं रख पाते, आपका खाने का कोई जो टाइमिंग है वो ऊपर नीचे है, या आपके खाने की हैबिट्स अच्छी नहीं है, बहुत ऑयली खाना खा रहे हो, आप डेली बाहर का खाना खा रहे हो, या आप ऑफन पार्टीज बाहर के अटेंड करते हो, तो वो सारे फैक्टर्स आते हैं। एक्सेस ऑफ अल्कोहल भी उसमें आता है, एक्सेस ऑफ स्मोकिंग भी आता है। कई बार जो यंगस्टर्स हैं वो पार्टीज़ में कुछ और ड्रग्स भी लेते हैं, तो वो सारी भी इस चीज़ को इंक्रीज कर रही है। सर आप बहुत टाइम से सर पेशेंट देख रहे हैं, आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं सर। जैसे हमारे देश में खास करके बीमारी को लेकर के बहुत ज़्यादा मिसबिलीफ या झाड़ फूक रहती है सर। कुछ आपके एक्सपीरियंसेस सर, जो कॉमन मिथ्स आपने देखे हो हार्ट अटैक के मरीज को लेकर सर, आप चाहते हैं शेयर करना? उसमें सबसे कॉमन तो मैंने जैसे बताया यही होता है कि हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। हम उस चीज़ को कहते हैं कि नहीं, ये तो गैस्ट्रिक का पेन है जी, ये तो एसिडिटी का पेन है, हाँ गैस का दर्द हो रहा है, इसका इंजेक्शन लगवा लो, दवाई लगा लो। हम पेशेंट को या अपने आप को हम डॉक्टर के पास लेके जाने में बहुत लेट हो जाते हैं। एक तो ये बड़ी मिसकंसेप्शन है, और दूसरी बात ये भी होता है कि जब हम किसी को एडमिट करते हैं कार्डियोलॉजिस्ट या जिसको कहते हैं आपकी एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी, तो उसके प्रति बड़ी मिसकंसेप्शन है कि जिसकी भी एंजियोग्राफी करते हैं स्टेंट तो डाल के मतलब बाहर निकालते हैं, तो ये भी थोड़ा मिसकंसेप्शन है। ऐसा है नहीं सर, ऐसा है नहीं। हार्ट अटैक में आमतौर पे डालना ही पड़ता है स्टेंट, बिकॉज हार्ट जो है, हार्ट की मसल मर रही होती है। हार्ट अटैक के बिना जो स्टेबल पेशेंट्स होते हैं उनमें हम कई बार बिना स्टेंट डाले भी उनमें काम चला सकते होते हैं, और कई बार उनको बाईपास के लिए भी भेजना पड़ता है। और जो तीसरी बड़ी मिसकंसेप्शन है, जो अलग से कुछ मेडिसिन हमारे देश में चलती हैं जिनको इंडिजिनस या हम कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन कह देते हैं, जैसे अर्जुन छाल वगैरह यूज़ करते हैं। कई लोग कहते हैं कि ये हार्ट के लिए बहुत अच्छी है जी, ये कोलेस्ट्रॉल कम करती है। तो मतलब वो चीज़ें जो भी हैं उनका भी कोई इतना एविडेंस नहीं है अभी, तो उसके कारण भी पेशेंट कई बार ना मिसगाइड हो जाता है।
सर बहुत बार लोग सोचते हैं कि अगर एक बार स्टंट डल गया हार्ट में तो हार्ट तो वीक हो गया जी, अब मैं तो किसी काम का नहीं था, कुछ ऐसा है सर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हार्ट में उसमें ये होता है, हार्ट अटैक के बाद एक पेशेंट ने अगर नॉर्मल लाइफ की ओर उसने रिटर्न करना है तो उससे सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि उसके हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट कितने टाइम में हो गया और कितना अच्छी तरह से हो गया, और उसके हार्ट अटैक के चलते उसका हार्ट वीक हुआ या नहीं हुआ। अगर आपका हार्ट का ट्रीटमेंट है वो टाइमली मैनर में हो गया, आपका हार्ट वीक नहीं हुआ, तो पेशेंट का 3-4 महीनों बाद पेशेंट ऑलमोस्ट सारे काम कर सकता है। ऐसी कोई बात नहीं, सारे काम कर सकता है। मेरे कई पेशेंट हैं जो खेती का सारा काम करते हैं, जिनके स्टेंट डले हुए वो खेती का सारा काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। सर जैसे आपने बताया कि बीमारी जो है हार्ट अटैक वाली लाइफस्टाइल से सर संबंधित है, सर खत्म करने से पहले आपकी तरफ से व्यूअर्स के लिए कुछ एक मैसेज सर? मेरी ओर से यही संदेश है कि एक तो पहले हार्ट वाली बीमारी को सीरियसली लिया जाए। अगर आपको थोड़े से भी लक्षण लगते हैं तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना या कि ईसीजी करवाने में कोई हर्ज नहीं है। दूसरी बात है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए। हेल्दी लाइफस्टाइल की हैबिट अपने बच्चों में अभी से डालिए। जो अच्छा खाना है, जो फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा खाने हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स जो है ज़्यादा खानी है, जो फ्राइड एंड ऑयली फूड्स है उसका सेवन कम से कम करना है, और जिसको भी जो बीपी वगैरह है, शुगर है, जो कोलेस्ट्रॉल है, तो उनको वो कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो जिनकी भी एज 35-40 के आसपास है वो कम से कम साल में या 2 साल में एक बार अपना बीपी जरूर चेक कराएं, अपनी शुगर जरूर चेक कराएं और अपना कोलेस्ट्रॉल जरूर चेक कराएं, और जो स्मोकिंग वगैरह या तंबाकू का सेवन है वो बंद करें, और स्ट्रेस ना लें सर। और स्ट्रेस ना लें, ये बात ही बहुत जरूरी है, स्ट्रेस ना लें। तो दोस्तों आज हमने जाना डॉक्टर नवदीप से कि हार्ट का ख्याल कैसे रखना है और हार्ट अटैक से कैसे बचना है। हार्ट की बीमारी को लेकर के अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल छोड़ दें, डॉक्टर नवदीप आप जरूर पहुंचेंगे। अगले हफ्ते हम फिर आएंगे कुछ नया टॉपिक लेकर, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार सर, थैंक यू।